बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़ सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों पर पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। वन पट्टे की जमीन पर खेती का खामियाजा, सरकार नहीं खरीद रही धान। रेलवे ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरू, सभी और खदेड़े जाएंगे कब्जाधारी। पति पत्नी के विवाद ने लिया खूनी रंग, सब्बल मारकर पत्नी की हत्या। अधजली लाश का हुआ खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करीकछार के वन अधिकार पट्टाधिकारी किसानों ने इस वर्ष अपनी वन भूमि से प्राप्त धान की खरीदी नहीं होने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से शासन द्वारा वन पट्टों की भूमि पर उत्पादित धान की खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष अचानक प्रक्रिया रोक दिए जाने से वे भारी संकट में है। किसानों ने बताया कि वे 3 वर्षों से वन अधिकार पट्टे की भूमि में कृषि कर धान उत्पादन कर रहे हैं और शासन के ऑनलाइन पोर्टल में उनकी भूमि दर्ज भी है। इसके बावजूद खरीदी केंद्रों में उनका पंजीयन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि वे समय पर फसल काटकर बैल द्वारा और अन्य साधनों से खरीदी केंद्र तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऑनलाइन सत्यापन के अभाव में धान जमा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि करीकछार के शिव कुमार, सोहरन बुटेरी, राजाराम, रितेश कुमार, रामदयाल सहित अन्य कई किसानों की वन भूमि पूरी तरह मान्य है, फिर भी इस बार खरीदी में किसी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उनकी वार्षिक आय प्रभावित होगी और परिवार आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर हो जाएंगे। किसानों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वन पट्टाधिकारी किसानों के धान खरीदी को पूर्ववत बहाल किया जाए तथा सत्यापन प्रक्रिया को सरल कर तत्काल पंजीयन स्वीकृत किया जाए। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले वर्ष बेचे गए धान की पावती भी उपलब्ध है, फिर भी इस वर्ष किसी प्रकार का तकनीकी या प्रशासनिक आधार बताकर खरीदी रोकी जा रही है। किसानों ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ जाएगा। लोग कोटा ब्लॉक के ग्राम करीकछार से आए हुए हैं और हम सभी की ये परेशानी है किसानों की कि विगत 3 वर्ष पूर्व से जो वन भूमि पट्टे से जो प्राप्त जो धान होता था उसकी खरीदी राज्य शासन द्वारा किया जाता था, किंतु आज यह परिस्थिति है कि जो किसान है वह दर दर की ठोकरें खा रहा है और लगातार एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ, है ना, घूम फिर करके आता है जाता है, सारे लोग घुमाते हैं। कोई बोलता है समिति जाते हैं तो बोलते हैं जाइए तहसीलदार साहब से बात कीजिए, तहसीलदार साहब के पास गए बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप एसडीएम के यहाँ जाइए, है ना। तो ये सब परिस्थितियां हैं। आज ये देखिए एक विकलांग व्यक्ति भी यहाँ पर आया हुआ है ना, राज्य शासन से गुहार लगाने। अगर किसानों की ये दुर्दशा होनी है तब तो बहुत ही शर्म की बात है सरकार और शासन के लिए। हम शासन से यही बोलेंगे कि ये जो सारी विसंगतियां है किसानों के साथ में, कि इनके जो धान खरीदे नहीं जा रहे हैं और सबसे जो खास बात है कि इनका जो भौतिक सत्यापन है वो आज तक नहीं किया गया है वन अधिकार पट्टे से जो प्राप्त भूमि का। और जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं जानते, आप कलेक्टर से बात कीजिए, आप एसडीएम से बात कीजिए। भाई जो भी परेशानी है, जो निचले स्तर में जो अधिकारी हैं वो बड़े उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं और किसानों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। और जो एक खास बात सबसे यह है भैया कि अब होता यह है कि व्यापारियों को अलग पकड़ रहे हैं। किसान जब अपना धान अगर उनको आवश्यकता है तो 4 बोरा बेच के अपने घर का खर्चा चला लें, तो कोई गाड़ी में अगर लेके जा रहा है तो रास्ते में ही पकड़ ले रहे हैं अधिकारी। उसको क्यों पकड़ ले रहे हैं? कोई गांजा अफीम चरस का व्यवसाय कर रहे हैं क्या ये लोग? लेकिन ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए इन किसानों का धान अधर में लटका है ना। एक तरफ तो शासन खरीद नहीं रही है, दूसरी तरफ अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। तो ये जो शासन का ये जो रवैया है ये बहुत ही शर्मनाक है। इन सभी चीजों पे लगाम लगनी चाहिए और मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि किसानों का जो धान है वो तत्काल खरीदी किया जाना चाहिए। यहाँ तो लोग यहाँ से अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि जोरों शोरों से धान कहीं कुछ नहीं है। आप अगर वहां जाइए तो पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ घोटाला है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है ना। कितना धान तौलाया जा रहा है यह पता नहीं है। वहां पर अगर धान की खरीदी हो रही है, तौल का जो पैसा है, मान लो पल्लेदार अगर लेते हैं, पल्लेदारों का तो नहीं है, तो शासन से पैसा आता है। तो ये सब चीजों की शिकायत करो, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वन अधिकार पट्टा मिले है वन भूमि के, तो उमा धान कम से कम 12 टन
2012 से खरीदी हो से हमारे, पर आज देखा इस साल जो है हमारा निष्कृत कर दिए गए। हम कारण क्या बता रहे हैं, क्यों निश्चित किया गया? अब इसमें क्या है, एग्रीटेक नहीं हुआ है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ऐसे करके वो पूरा हम लोगों को निष्कृत। तो आपको किस टाइप की परेशानी हो रही है? तो धान बिक्री किए हैं, करना है। अब धान व्यापारी लोगों को देते हैं तो व्यापारी लोग कमाएंगे, हमको किसान को क्या फायदा है। और दूसरी चीज ये है कि हम उन शासन से कर्ज भी लिए हैं, तो हम किस आधार पे यह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामलों पर सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही यह तय कर देगा कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट 50% सीमा के पक्ष में फैसला देता है तो छत्तीसगढ़ में 260 से ज्यादा पदों पर जारी नई भर्तियों पर रोक या अड़चन आ सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में कुल आरक्षण बढ़ाकर 58% कर दिया था। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को इस कानून को रद्द कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को सीमित राहत देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले निचली भर्तियों को ही आगे बढ़ाया जा सकता है, वो भी अंतिम फैसले के अधीन। लेकिन यह छूट नई भर्तियों पर लागू नहीं थी। इसके बावजूद राज्य की कुछ एजेंसियों ने गलत समझकर 1 मई 2023 के बाद निकाली गई भर्ती विज्ञप्तियों में 58% आरक्षण लागू कर दिया, जबकि कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि 2023 के बाद 50% रिजर्वेशन ही मान्य है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला बिलासपुर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले के सभी पेंशनरों को ई पेंशन कार्ड उपलब्ध कराने तथा आवश्यक दस्तावेज ई कोष लाइट ऐप पर अपलोड कराने की मांग की है। महासंघ ने कहा कि शासन द्वारा वर्ष 2018 से पेंशन के पारदर्शी निराकरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन कई पेंशनरों के ई पेंशन कार्ड अभी तक ऐप में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड नहीं हो पा रहे और पेंशनर अपनी पहचान साबित करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। महासंघ के अनुसार ई कोष लाइट ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी सभी जानकारी डिजिटल रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जीपीओ आदेश, पीपीओ आदेश, ई पेंशन कार्ड और बैंक कवरेज जैसे दस्तावेज ऐप में अपलोड होना आवश्यक है, परंतु अधिकांश पेंशनरों की जानकारी अपलोड न होने से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि जिले के सभी पेंशनरों के दस्तावेज शीघ्र अपलोड कर ई पेंशन कार्ड सुलभ कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन विभाग में कार्यरत कर्मचारी पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और राज्य सरकार की मंशा अनुसार सभी पेंशनरों को समय पर ई पेंशन कार्ड उपलब्ध हो सके। हम लोग भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ जिला शाखा बिलासपुर से है और हम लोग की एक मांग है कि ई पेंशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। ये 2018 के वित्त निर्देश थे जिसमें पेंशनरों को आभार वेबसाइट थी, उसमें एक ऐप है ई पोस्ट लाइट में ई पेंशन कार्ड उपलब्ध कराना था, जो अभी तक नहीं डाला गया। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हम लोग और जिला कोषालय अधिकारी दोनों से। इसका मुख्य उद्देश्य जो सीनियर सिटीजन है और अपने आप छत्तीसगढ़ स्तर पे है, क्योंकि राज्य कर्मचारी के हैं, इसलिए पूरे उसकी मान्यता रहेगी। कहीं भी अपने को कोई पहचान की आवश्यकता होगी तो अपन उसको दिखा सकते हैं और उसके आधार पे अपनी अन्य सुविधाएं जो पेंशनर भोगियों को मिलती है उसका लाभ ले सकते हैं। इसीलिए आज इसका आप लोगों ने ज्ञापन का कार्यक्रम रखा हुआ है माननीय कलेक्टर महोदय के बाद में अपन ट्रेजरी ऑफिसर से तो भेज करके, इसलिए प्रक्रिया पहले से तय है मगर अभी तक लागू नहीं किया गया, इसीलिए ज्ञापन लागू नहीं किया। इधर रेलवे प्रशासन अपनी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में जुट गया है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन रेलवे का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का बेजा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला उस क्षेत्र का है जहां रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास लंबे समय से लोगों द्वारा अवैध रूप से घर और दुकानें बना ली गई थी। रेलवे विभाग ने इन सभी अतिक्रमण को असुरक्षित बताते हुए नोटिस जारी किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जिस भूमि पर कब्जा है वह सरकारी संपत्ति और उस पर रेलवे का पूर्ण स्वामित्व है। यह इलाका ट्रैक से सटा हुआ होने के कारण अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है। ऐसे में सुरक्षा और भविष्य के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि
जैसा कि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना उनका दायित्व है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है। रेलवे की प्लानिंग के तहत इस क्षेत्र को डेवलप किया जाना है और अवैध कब्जा हटाना प्राथमिक उद्देश्य है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुरक्षा जोन निर्माण और अन्य परियोजनाओं की योजना है। इन निर्माण कार्यों को देखते हुए अवैध ढांचों को हटाना अनिवार्य है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। वहीं रेलवे अपनी जमीन को मुक्त कर पीछे देखने के बजाय आगे विकास कार्यों की ओर बढ़ जाएगा। जो सरकारी भूमि होती है उस पे जो है सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, तो अब हमें उस जगह को, चूँकि ट्रैक से सटा हुआ है, तो उस क्षेत्र को हमको डेवलप करना है और अनसेफ ना रहे। तो उसके लिए जो बेजा कब्जा उसको हटाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से बिल्कुल विधिवत तरीके से की जाती है और वही विधिवत तरीके से उसको की जा रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम या किसी भी प्रोसीजर का लैप्सेस नहीं, वहाँ पे कुछ प्लानिंग होगा रेलवे का, जिसके तहत उनको नोटिस किया गया है। और बेजा कब्जा वैसे भी हमारा हटाना और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी प्रकार से गवर्नमेंट लैंड को हमेशा प्रिजर्व करना है। तो गवर्नमेंट लैंड को प्रिजर्व करने के लिए जो भी नेसेसरी कदम होते हैं उसे हम लेते रहते हैं समय समय पर। और फिलहाल वक्त हो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बीसीसी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी फोकटपारा में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति जितेंद्र केवट ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी संतोषी केवट की लोहे के सब्बल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और प्रार्थिया कुंती केवट की रिपोर्ट पर मर्ग और अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जसवाल के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक भावेश शेंडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस के अनुसार आरोपी दिगर राज्य भागने की कोशिश में था ताकि गिरफ्तारी से बच सके। पुलिस टीम ने सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई करते हुए जितेंद्र केवट को कुछ ही घंटों में पकड़कर अभिरक्षा में ले लिया। आरोपी की निगरानी कोनी पुलिस की तेज कार्रवाई का परिणाम रही, जिससे क्षेत्र में फैली दहशत भी कम हुई। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। कुनी थाना क्षेत्र के लफंदी गांव में बीती रात एक महिला संतोषी केवट के उसके पति राजेश केवट के द्वारा लोहे का राड से सिर में वार करके हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा आरोपी राजेश केवट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपनी पत्नी के चित्र पर शंका करता था और दोनों का पुराना विवाद था, जिसके कारण से महिला अपने मैके में रह रही थी। कल रात वो अपने पत्नी से मिलने उसके मैके आया और वहीं पर दोनों के बीच में विवाद होने पर उसके द्वारा हत्या की। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी कला में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरभट्टी खुद के पूर्व सरपंच मनबोध यादव के तालाब किनारे धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह उनका खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। जांच में सामने आया कि बुधवार रात मनबोध यादव अजय कुमार और अन्य लोगों के साथ तालाब किनारे शराब पी रहा था। इसी दौरान अजय ने अपने परिचित गुलाब साहू और गौतम चंद साहू को फोन कर बताया कि पुरानी रंजिश वाला मनबोध उसके साथ मौजूद है और वह चाहे तो अपनी दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। सूचना मिलते गुलाब साहू और गौतम चंद साहू मौके पर पहुंचे और दोनों ने मनबोध यादव पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी स्कूटी भी तालाब में फेंक दी ताकि पहचान और घटनाक्रम को छिपाया जा सके। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से शराब की बोतलें, प्लास्टिक ग्लास और कई अन्य सबूत जब्त किए हैं। इससे स्पष्ट है कि वारदात शराब पार्टी के दौरान हुई और हत्या पूरी साजिश के तहत की गई। तालाब किनारे का यह स्थान देर रात शराब पीने वालों का अड्डा बन चुका था, जिसकी शिकायत ग्रामीण पहले भी कर चुके थे। पुलिस के अनुसार यह हत्या खेत की जमीन को लेकर चल रहे लंबे विवाद का नतीजा है। गौतम साहू मृतक मनबोध यादव के खेत अगल बगल में थे और मनबोध के गांव में प्रभाव के कारण वह अक्सर गौतम पर दबाव बनाता था। इसी प्रताड़ना और रंजिश की वजह से गौतम अपने भाई गुलाब और मित्र अजय के साथ हत्या की योजना बनाई। एडिशनल एसपी ने बताया कि संदेह के आधार पर पकड़े गए तीनों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल दाखिल कर दिया गया है। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी गांव के तालाब में प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी है, जिस पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचने पर मृतक की पहचान मनबोध यादव के रूप में हुई तथा पुलिस द्वारा मर कायम करके प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर मामले की अग्रिम जांच की गई, जिस पर पुलिस को सूचना मिली कि उसी गांव के रहने वाले गौतम चंद साहू के साथ इसके जमीन को लेकर विवाद है। तो पुलिस ने
गौतम चंद साहू को हिरासत में लेकर उसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या का अपराध करना कबूल किया गया तथा बताया गया कि उसका एक अन्य साथी अजय मृतक के साथ रात में था तथा उसने आरोपी गौतम को मृतक के तालाब के पास रहने की सूचना देने पर आरोपी अपने भाई गौतम के साथ वहां पर पहुंचा और अपने पास रखे कुल्हाड़ी से वार करके मृतक की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रेलवे न्यू लोको कॉलोनी के पास स्थित एक बड़े नाले में मंगलवार देर रात एक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस टीम सहित थानेदार किशोर केवट मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शिनाख्ती के दौरान मृतक की पहचान नयापारा निवासी अजय यादव उर्फ अज्जू के रूप में की गई। पुलिस को घटनास्थल पर ऐसी कोई सामग्री या परिस्थिति नहीं मिली जो मामले को संदेहास्पद बनाती हो। प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। न्यू लोको कॉलोनी मोड़ के पास वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे नाले में गिर गया, जिससे उसके सिर और माथे में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण हेड इंजरी प्रतीत हो रहा है। हालांकि सटीक कारणों की पुष्टि के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा लिए गए तलाक के फैसले को सही मानते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। पति का आरोप था पत्नी ने शादी से पहले अपनी गंभीर मेडिकल समस्या 10 साल से पीरियड्स न आने की बात छिपाई। कोर्ट ने माना कि इससे पति मानसिक रूप से परेशान हुआ और अब रिश्ते में सुधार की कोई संभावना नहीं बची है। खबर है कि इस दंपत्ति की शादी जून 2015 में हुई थी। 2 महीने सब सामान्य रहा, फिर झगड़े शुरू हो गए। पति का कहना था कि पत्नी उसके बच्चों और परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल को लेकर नाराज रहती थी और घर के काम करने से भी मना करती थी। कई बार समझाने पर भी व्यवहार नहीं बदला। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के भाई के लिए 40,000 रुपए देने का दबाव बनाया गया। पत्नी ने आरोपों को गलत बताया। उसके अनुसार विवाह में टीवी, फ्रिज, एसी, गहने आदि दहेज में दिए गए थे। शादी के बाद उससे सारे घरेलू काम करवाए गए और उससे बांझ कहकर ताना मारा जाता था। उसका कहना था कि उसकी मेडिकल समस्या अस्थायी थी और इलाज से ठीक हो सकती थी। कोर्ट ने तलाक को बरकरार रखते हुए पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को 4 महीने के भीतर 5 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण के रूप में। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 1 महीना पहले मिली अधजली लाश के रहस्य का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, स्थानीय सुराग और पूछताछ के आधार पर मृतक की पहचान करते हुए हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 7 नवंबर को तिफरा क्षेत्र के होटल ग्रैंड लोटस के पीछे झाड़ियों में एक अज्ञात पुरुष का अधजला शव बरामद हुआ था। पहचान न हो पाने पर पुलिस ने इश्तिहार जारी की और राज्य भर में दर्ज गुम इंसान रिपोर्टों से शव का मिलान कराया। तकनीकी जांच के दौरान मौके से आसपास मिले संभावित मोबाइल नंबरों के टावर डंप कर विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर मृतक के परिजनों से संपर्क साधा गया। मृतक की पहचान गोपाल कोल निवासी सेमिया नेवारी थाना जुगेल जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रूप में की गई। पहचान के बाद पुलिस ने घटना की दिशा और कारण पता लगाने के लिए कई टीमों को लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों की सूचनाओं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 संदिग्ध अरुण दास मानिकपुरी और धनेश लोधी उर्फ राजू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि घटना की रात मृतक गोपाल सब्जी मंडी रोड तिफरा के पास शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे और शराब पीने के दौरान उनके बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्से में दोनों ने मिलकर गोपाल के साथ मारपीट की और पत्थर से सिर पर हमला कर दिया। बाद में पहचान छिपाने के लिए शव और कपड़ों को जला दिया। सिरगिट्टी पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पता चला कि मृतक जो है वो वाहन चालन का काम करता था और गाड़ी लेके यहाँ पर आया था और उसके पश्चात वो यहाँ से वापस जाना चाह रहा था। उसी दौरान उसने स्थानीय जो एक शराब दुकान से शराब ली है और वहाँ पर बैठ के शराब पी रहा था। उसी समय 2 बदमाश जो दोनों आरोपी है वो वहाँ पर इनके साथ मिलकर मृतक के साथ शराब पीने के लिए आया और किसी बात को लेके वहाँ पर इनके साथ लड़ाई हुआ और इसके पश्चात वहीं पर कचरे के पास रखे पत्थर से इन्होंने मृतक के सिर पर वार कर मृतक की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए वहीं पर से कचरे का जो ढेर था उसी को मृतक के ऊपर डाल के उस पर आग लगा दिया और वहां से भाग गए तथा मृतक के मोबाइल फोन को वहां से दूर एक नाले में ले जाके फेंक दिए। घटना के पश्चात ये लोग काफी घबरा गए और ये आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि हमसे घटना हो गई इस प्रकार से, और कुछ लोगों ने इनको सुना तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के पास जो सबसे बड़ी चुनौती जो थी सबसे पहले पहचान करने की, तो हमने उसको मृतक की पहचान की और उसके पश्चात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपराध को करना स्वीकार किया गया।
दोनों को हिरासत में लेके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।